बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुमैया जाहिदी और आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट के तहत मिलने वाली इनवैलिडिटी पेंशन यानी माजूरी पेंशन के बारे में। हम इसको हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटीज और तरीकाकार डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, अगर वो किसी भी वजह से माजूर हो जाता है, चाहे उसकी जो डिसेबिलिटी है, उसकी जो माजूरी है वो कोई कंप्लीट डिसेबिलिटी हो, यानी वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी से बिल्कुल हाथ धो बैठा हो, या फिर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो, मींस फॉर द टाइम बीइंग वो डिसेबल हो गया है लेकिन उसकी रिकवरी के जो चांसेस हैं वो मौजूद हैं, तो ऐसे तमाम अफराद पाकिस्तान के लेबर कवानीन के मुताबिक किन बेनिफिट्स के हकदार है। तो ऐसा कोई भी शख्स पाकिस्तान के लेबर कवानीन के मुताबिक दो तरह के बेनिफिट्स हासिल करने के लिए एलिजिबल होता है। एक तो उसे ईओपीआई या सोशल सिक्योरिटी के तहत इनवैलिडिटी पेंशन या ग्रांट मिलती है, और दूसरा वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की मद में एक इंश्योरेंस की अमाउंट हासिल करने के लिए भी एलिजिबल होता है। इसको हम मजीद थोड़ा तफसील में देख लेते हैं, देन हम अपने आज के टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। यूपीआई के तहत जो इनवैलिडिटी पेंशन है वो हासिल करने के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनकी जो इनवैलिडिटी है वो ड्यू टू सम आइदर नेचुरल कॉज हुई हो या ड्यू टू सम एक्सीडेंट, जिस भी वजह से वो डिसेबल हुए हो, तो वो ईओबीआई के तहत इनवैलिडिटी पेंशन हासिल करने के लिए हकदार है। दूसरे नंबर पे आ जाती है वेस्ट पाकिस्तान एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के तहत मिलने वाली इनवैलिडिटी पेंशन या इनवैलिडिटी ग्रांट। इसको हासिल करने के लिए बेसिकली वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो ड्यू टू सम एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस हुई हो, मीन्स वो इदारे में काम कर रहे हों और उस दौरान उनके साथ कोई हादसा पेश आया हो जिसके नतीजे में उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो सोशल सिक्योरिटी के तहत इनवैलिडिटी पेंशन या ग्रांट हासिल करने के लिए हकदार है। अगर आप इसको मजीद तफसील से जानना चाहते हैं तो आप हमारी सोशल सिक्योरिटी के तहत इनवैलिडिटी पेंशन या ग्रांट पर मबनी वीडियो देखें। और तीसरे नंबर पे आ जाती है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की मद में मिलने वाली इंश्योरेंस की अमाउंट, जो बेसिकली उस इदारे की तरफ से पे होती है जहां पे वो जो शख्स है जो जिसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है वो काम कर रहा हो। अगर आप इसके बारे में मजीद तफसील से जानना चाहते हैं तो आप इस बेनिफिट पर मबनी हमारी वीडियो देखें। अभी हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ वापस, जो कि है एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट के तहत मिलने वाली इनवैलिडिटी पेंशन। बेसिकली कोई भी ऐसा शख्स जो कि ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो ईओबीआई के तहत इनवैलिडिटी पेंशन हासिल करने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन इसको हासिल करने के लिए बेसिकली दो कंडीशंस हैं, जिसमें से किसी एक कंडीशन का एम्प्लॉय को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि वो एम्प्लॉय जिसको कोई डिसेबिलिटी जो है वो हो गई है, ये जरूरी है कि उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है, सिक्योर्ड लेंथ ऑफ सर्विस, मींस के उसकी वो सर्विस जिसमें उसका ईओपीआई कंट्रीब्यूशन अदा होता रहा है, लेंथ ऑफ सर्विस उसकी कम से कम 15 साल मुकम्मल होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन इसमें यह आ जाती है कि जो भी सिक्योर्ड एम्प्लॉय है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम से कम 5 साल मुकम्मल हो, जिसमें उसकी जो 3 साल की सर्विस है वो कॉन्टिन्यूस सर्विस हो, विदाउट एनी ब्रेक उसने किसी इदारे में काम किया हो। और ये भी जरूरी है कि ये जो 3 साल का अरसा है ये उसकी माजूरी से बिल्कुल पहले का 3 साल का अरसा हो। तो जो भी शख्स इस पेंशन को अवेल करना चाहता है, अगर वो इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक पे फॉल कर रहा है, तो वो यूबीआई के तहत इनवैलिडिटी पेंशन हासिल करने के लिए हकदार है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि इन एनी कंडीशन, चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है या सेकंड कैटेगरी में, ये जरूरी है कि अगर तो वो मेल है तो उसकी जो एज है वो 60 साल से कम हो, और अगर वो फीमेल है तो उसकी जो एज है वो 55 साल से कम हो, मीन्स उनमें से कोई भी जो है वो अपनी ओल्ड एज पेंशन की एज में नहीं हो, क्योंकि अगर वो ओल्ड एज पेंशन की एज में फॉल कर रहे हैं तो फिर उनको ओल्ड एज पेंशन या ग्रांट मिलेगी। अब आगे हम इसको प्रोसेस करने का तरीकाकार देख लेते हैं। आप इनवैलिडिटी पेंशन का जो क्लेम फॉर्म है वो उस इदारे से ले सकते हैं जहां पे कि वो एम्प्लॉय काम करता रहा है। आप इस क्लेम फॉर्म को हासिल करें, इसको फिल करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप इसके साथ अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ।
एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की वाइफ के शनाख्ती कार्ड की 3 कॉपीज आपने इसके साथ अटैच करनी है, और इन केस अगर एम्प्लॉय की वाइफ हयात नहीं है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट की 1 कॉपी आप इसके साथ अटैच करें। इसके बाद एम्प्लॉय की 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप इसके साथ अटैच करें। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय का सर्विस सर्टिफिकेट आप इसके साथ अटैच करें। ओरिजिनल ईओबीआई कार्ड या जिसे पेंशन कार्ड भी बोला जाता है आप इसके साथ अटैच करें, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की 1 कॉपी इसके साथ अटैच होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से अटेस्टेड होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज मजीद बता दूं, इसी क्लेम फॉर्म का एक सेक्शन होता है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से साइन एंड स्टैम्प होता है। ये बेसिकली वो मेडिकल प्रैक्टिशनर साइन करता है जिससे कि आपका डिसेबिलिटी का केस ट्रीट हो रहा होता है। अब अगर तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप वहां से इसको साइन एंड स्टैम्प करवा लें, और अगर इनकेस आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये जरूरी है कि वो जो डॉक्टर है वो एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और वो ऑथोराइज हो साइन एंड स्टैम्प के लिए। आप उससे इस सेक्शन पे साइन एंड स्टैम्प करवाएं, और बाकी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और क्लेम फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से अटेस्टेड होगा। और उसके बाद आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो ईओबीआई का ऑफिस है वहां पे जमा करवाएं। आप जैसे ही इस क्लेम फॉर्म को जमा करवाएंगे तो कुछ ही अरसे में आपको मेडिकल बोर्ड के लिए डेट दे दी जाएगी। उस मेडिकल बोर्ड में बेसिकली ईओबीआई की तरफ से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज को लॉ के मुताबिक जज करते हैं, और उसी परसेंटेज की बेस पे ये चीज फाइनलाइज होती है कि आइदर आप इनवैलिडिटी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या आप नॉन एलिजिबल हैं। नॉर्मली इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये पेंशन जिस मंथ में आप इसको क्लेम करते हैं उससे नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी जब लाइक किसी इदारे के तहत आप कोई चीज प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है इनवैलिडिटी पेंशन को क्लेम करने का। आई होप कि मैं आपके जो व्यूज हैं उसको क्लियर कर पाई हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब आखिर में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनवैलिडिटी पेंशन जो है वो तब तक पेएबल होती है जब तक कि एम्प्लॉय की जो डिसेबिलिटी है वो बरकरार रहती है। लेकिन कानून में इसकी एक और प्रोविजन ये भी है कि अगर इनवैलिडिटी पेंशन की मद में एम्प्लॉय को 5 साल तक पेमेंट होती रही है तो फिर उसको जो ये पेमेंट है वो उसकी लाइफ टाइम तक होती रहेगी। दूसरी चीज इसमें ये आपको पता होनी चाहिए कि जब आपकी इनवैलिडिटी पेंशन स्टार्ट हो जाती है तो हर 6 माह के बाद आपका मेडिकल बोर्ड दोबारा होता है, और उस मेडिकल बोर्ड में उसी तरह से आपकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो कानून के मुताबिक जज की जाती है, और उसी की बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि आइदर आप स्टिल इनवैलिडिटी पेंशन को जो है हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं या अब आपकी जो पेंशन है वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। वो एम्प्लॉयज जो कि ईओबीआई के साथ 30 जून 2002 या इससे पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, अगर उनका या उनके एम्प्लॉयर का मींस के जो कंट्रीब्यूशन का शेयर होता है 5% एम्प्लॉयर का और 1% एम्प्लॉय का, अगर उसमें से कोई भी शेयर किसी भी ड्यूरेशन में किसी भी रीजन से पे नहीं हुआ है तो इससे एम्प्लॉय की बेनिफिट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। वो ईओबीआई के तहत कोई भी बेनिफिट जिसका कि वो एलिजिबल है वो बिल्कुल इजीली अवेल कर सकता है। एक मजीद पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट यह आ जाता है कि इन केस कोई शख्स वेस्ट पाकिस्तान एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के तहत सिकनेस बेनिफिट अवेल कर रहा है तो मीन वाइल ईओबीआई के तहत इनवैलिडिटी पेंशन हासिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो इन दोनों बेनिफिट्स में से एट अ टाइम किसी एक को अवेल कर सकता है। ईओबीआई के कानून में इसको बेसिकली नॉन डुप्लीकेशन ऑफ अलाउंसेस कहा जाता है। आखिर में मैं एक बात अपनी जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ मैं फिर से आपको यहाँ पे कहूंगी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप की बिल्कुल नॉलेज में चीज होनी चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रू एंड वैलिड है, क्योंकि आप बेसिकली लीगली बाउंड हैं। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत प्रोवाइड करके कोई बेनिफिट अवेल करते हैं तो आपको वो तमाम अमाउंट जो कि आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हासिल कर चुके हैं आपको वो तमाम अमाउंट वापस करनी होती है। और इनफैक्ट हर क्लेम फॉर्म में
इसका एक बेसिकली क्लेमेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें वो इस चीज पे साइन करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल ट्रू एंड वैलिड है, और इन केस अगर ये इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है तो वो तमाम अमाउंट जो कि वो हासिल कर चुका होगा वो वापस करने का पाबंद होगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक था ईओबीआई के तहत इनवैलिडिटी पेंशन का। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।